हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो सेल चैप्टर से। इसमें ट्राई करेंगे कि ये ख़त्म हो जाए। ट्राई ही रहेगी, मेरा अंदाज़ा 2 वीडियो का है, लेकिन फिर भी देखते हैं, इसको आज पूरा कर देते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस कंट्रोल एंड कमांड सेंटर होता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी का। सारे के सारे काम जितने भी सेल के अंदर होते हैं वो सब न्यूक्लियस की कमांड से ही होते हैं। तो लिखा है यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस एक प्रिंसिपल सेल ऑर्गेनली है, मतलब कि मुख्य है, ये सबसे ज़रूरी में से एक ये है। ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाएगी, क्योंकि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का एक मेन डिफरेंस है, ये भी होता है कि यूकैरियोट के अंदर तो न्यूक्लियस पाया जाता है लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर नहीं। लिखे भी रखा है इट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन आरबीसी जो होती हैं उनके अंदर भी जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो आरबीसी के अंदर से न्यूक्लियस रिड्यूस हो जाता है। ये मैंने बताया था क्यों होता है ऐसा, आपके लिए क्वेश्चन है ये। वीडियो ख़त्म होते ही मुझसे बात करने इसके बारे में। न्यूक्लियस इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सेल के अंदर होने वाली जो भी एक्टिविटी है, चाहे कुछ बनाना हो चाहे कुछ तोड़ना हो, सबको कंट्रोल न्यूक्लियस करता है। इसको मास्टर कंट्रोलर भी बोला जाता है। इसके अलावा इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल सेलुलर एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अब इसके अंदर डीएनए आरएनए है तो सारी जेनेटिक जानकारी न्यूक्लियस के अंदर ही होती है, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो। इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन सिंपल सा नाम है, 1831 में की थी। न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्गेनली थी जो ढूंढी गई थी। इसका रीज़न क्या था फर्स्ट होने का, ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा मैं इसको फर्दर, लेकिन बताना आपको ये। लेबोरेटरी की बात करें, जैसे कि हम स्टेन करते हैं ओनियन को आयोडीन से या मिथाइलिन ब्लू से या सेफ्रानिन से, जो तीनों नाम हैं आयोडीन, मिथाइलिन ब्लू या फिर सेफ्रानिन, इन सब को बायोलॉजिकल कलर बोलते हैं, जो कि सेल्स को कलर करने के काम आती है। तो क्योंकि बड़े साइज़ का होता है न्यूक्लियस, तो वो ज़्यादा जल्दी स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेता है और डार्क डॉट की फॉर्म में दिखाई देता है किसी भी अपनी सेल के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पेज। इधर से सेकंड पेज पे देखते हैं क्या है। ये दिखा रखा है सेल्स के अंदर बीच में न्यूक्लियस है। अब ये एक्टिविटी अभी हमें नहीं करनी है, ये करके देखेंगे जब भी हम मिलेंगे। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। न्यूक्लियस क्लियर, कॉन्स्पिशियस एंड ईजिली डिस्टिंग्विशेबल है, मतलब कि हल्का सा, छोटा सा, ना दिखने लायक, मतलब कॉन्स्पिशियस काफ़ी छोटा, महीन सा, लगभग ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है। नॉर्मल सेल में हम देखते हैं इसको क्योंकि हम कलर डाल देते हैं। डबल मेम्ब्रेन इसकी होती हैं। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमोसोम कवर होते हैं, मतलब इसके अंदर सामान होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, डबल वॉल्ड होती है, ठीक है। और अगर बात करें कि सेल कैसे बनी होती है, तो जैसे आपकी ह्यूमन की सेल बनी हुई थी, नॉर्मल सेल्स बनी हुई थी लिपिड और प्रोटीन से, बिल्कुल वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनी होती है, सेम होती है कंपोजिशन। बट इसकी मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब होता है छोटे छोटे छेद, उनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। अब इन पोर का काम क्या होगा, किसी भी दीवार में अगर छेद हैं तो उनका काम क्या होता है, मटेरियल को इधर से उधर करना, तो ट्रांसपोर्ट करना। अगर ये आपकी सेल है और अगर ये आपका न्यूक्लियस है और ये छेद यहाँ हैं, तो ये साइटोप्लाज्म से मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। क्रोमोसोम के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, इन्होंने दे रखी है तो मैं इसको करवा रहा हूँ। थिक होते हैं, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे दिखाई देते हैं, बाकी टाइम ये घुले हुए पड़े रहते हैं जो कि दिखाई नहीं देते, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। इनके पास होता क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल के पास डीएनए और प्रोटीन होता है। अब इस चैप्टर को मैं जब बोर्ड पे कराऊंगा तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, तो मैं सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूँगा। इट इज़ विजिबल एंड एंटेंगल, जैसे ऊन के धागे को आप थोड़ा सा उधेड़ के ऐसे कोने में डाल दोगे तो जिस तरह का वो दिखाई देता है ना, बिल्कुल वैसा ही आपको क्रोमेटिन मटेरियल सेल के अंदर दिखाई देगा। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है, क्रोमेटिन मटेरियल डेंस हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। सपोज करो कि ये धागा है, मैंने इसको फोल्ड कर दिया, मोटा हो जाएगा, और फोल्ड कर दिया और मोटा हो जाएगा, तो इस तरीके से ये कंडेंस हो जाता है और साफ साफ दिखने लग जाता है। इसके अंदर होता क्या है, डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। इसी पैसेज में कहीं नाम लिखा है कौन सा प्रोटीन है, उसका नाम एच से शुरू होता है, तो ये आपकी एक्टिविटी लगाओ या इसको क्वेश्चन लगाओ, अभी आपको ये वीडियो के बाद देना है।
अगर आप इसको पढ़ते हो तो। डीएनए एक हेरिडिटरी मॉलिक्यूल है, मतलब कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एक पीढ़ी से जानकारी अगली पीढ़ी में भेजता है, किस चीज़ की कंस्ट्रक्ट कैसे करना है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, कैसे वो सारे अपने काम करेगा, कैसे वो वर्क करेगा, ये सारी चीज़ें। दे आल्सो कन्वे द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ये एक सेल से दूसरी सेल में जानकारी भी भेजता है। इसके अलावा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग, पेरेंट बोले तो जैसे कि हम लोग हैं, जैसे हमारे बच्चे होंगे वो ऑफस्प्रिंग, अगली पीढ़ी के बच्चों के लिए ऑफस्प्रिंग वर्ड का यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से ये फंक्शन करता है। इसके अलावा बात करें अगर नंबर की, शेप की और साइज़ की, तो ये तीनों चीज़ें क्रोमोसोम के केस में वेरी करेंगी। भाई हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना नंबर रहेगा, बट एक स्पीसीज़ के अंदर सब कुछ सेम रहेगा। जैसे बात करें ह्यूमंस की, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो अगर इंसान तो कहीं का भी हो, पूरे वर्ल्ड में इंसान कहीं से, किसी भी देश से, किसी भी कॉन्टिनेंट से हो, ह्यूमंस के अंदर 46 रहेंगे, पैटर्न वगैरह सेम रहेगा सब, लेकिन कुत्ते बिल्ली सबके अलग अलग हो जाते हैं। अब जो जेनेटिक जानकारी होती है क्रोमोसोम में, डीएनए बहुत लंबा होता है, तो वो टुकड़ों में होती है, वो कहीं कहीं सेट में होती है। तो उन सेट्स को, जो जानकारी को होल्ड करते हैं, उनको बोलते हैं जीन्स। और जीन्स आपकी बॉडी के हर एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो लिखा है जीन के बारे में, डीएनए बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, बहुत सारे सेगमेंट्स के अंदर वो डिवाइड होता है, उसके अंदर अलग अलग सेगमेंट हैं, उनके अंदर अलग अलग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, और उन सेट्स को, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, जीन, ठीक है। और जीन का जो सबसे मेन जो बात लिखी है वो है, जीन आपकी यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, ठीक है, कि कौन सा फीचर बच्चों में आगे पीढ़ी में जाने वाला है, वो सब जीन बताती है। ये नंबर्स हैं, आपको ह्यूमन का अभी याद करना है, ये मैंने मार्क कर रखा है। ह्यूमन का डीएनए 46 होते हैं क्रोमोसोम, ये आपको नंबर याद रखने हैं। ये होते हैं डिप्लॉइड सेल के अंदर, ठीक है। डिप्लॉइड हैप्लॉइड फिर कभी डिस्कस करेंगे। डिप्लॉइड सेल के अंदर 46 होते हैं, लेकिन हाफ जो आपके स्पर्म या एग होते हैं उनके अंदर 46 के आधे, मतलब 23 होंगे। बात करेंगे फंक्शन की। देखो बेटा, इस बुक के अंदर ज़्यादा बातों को रिपीट किया गया है, बातें अच्छी हैं बट रिपीटेड मैनर में हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, जब आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया तो आपको ये 4 बातें पता होंगी। जैसे सेंटर है भाई इन्फॉर्मेशन का, न्यूक्लियस, नो डाउट, कंट्रोल करता है सब एक्टिविटी को, बिल्कुल रिपीट हो रखा है। न्यूक्लियस इन्फॉर्मेशन देता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, बिल्कुल देगा भाई। जब करता धरता ये है तो बॉडी में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कौन सा प्रोटीन बनेगा, कौन बताएगा, न्यूक्लियस ही बताएगा। न्यूक्लियस का काफ़ी क्रूशियल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है सेल को डिवाइड करने में। जब नई सेल्स बनती हैं तो न्यूक्लियस अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो इसका ही काम होगा सारा। अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, अगर बात करें आसपास के एनवायरनमेंट की, न्यूक्लियस डिटरमाइन द वे द सेल विल डेवलप, माहौल को देखकर सेल को कैसे डेवलप करवाना है, वो काम भी न्यूक्लियस का है। दिस इज डन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अब आया है यहाँ पर डिफरेंस डीएनए का और आरएनए का। डीएनए एंड आरएनए आर द न्यूक्लिक एसिड्स। दे आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड बिकॉज दे आर मेनली फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं तो इनको बोला गया न्यूक्लिक एसिड। हाउएवर दे मे आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट सेल के अंदर प्लाज्मिड वर्ड था, प्लाज्मिड, ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, देखता हूँ कौन बता पाता है। अब डीएनए और आरएनए का डिफरेंस। डीएनए की फुल फॉर्म बेटा बहुत ज़रूरी है 9th क्लास के बच्चों के लिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इट इज़ द मेन जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ऑर्गेनिज्म, हर एक जीव का सबसे मेन जो मटेरियल है वो ये है। इट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज़ नीडेड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स कैरेक्टर एंड फंक्शन, किसी भी जीव के जो काम होंगे, जो उसका अपीयरेंस होगी, फंक्शन होंगे, वो सब की जानकारी डीएनए के अंदर होती है। ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इसके अंदर, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। आरएनए का मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इट इज़ नॉट द जेनेटिक मटेरियल बट सम वायरस इट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। देखो सबके अंदर तो ये जेनेटिक मटेरियल नहीं होता आरएनए, बट कुछ जो वायरस वगैरह हैं उनके अंदर ये एज ए जेनेटिक मटेरियल फंक्शन करता है। और वो वायरस जिनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उसको बोलते हैं रेट्रो वायरस। तो अभी आपका होमवर्क है ये चेक करना, गूगल से करो, कहीं से भी करो, कि क्या कोविड का जो वायरस है क्या ये रेट्रो वायरस है। आरएनए सिंथेसाइज मेनली अकर इन द न्यूक्लियोलस, आरएनए न्यूक्लियोलस के अंदर मिलेगा, वहीं पे ये बनेगा।
आरएनए हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। देखो जो डीएनए के काम है वो सारे काम आरएनए करेगा, बट क्योंकि ये यूकैरियोट में नहीं होता, प्रोकैरियोट में अक्सर मिलता है ये, तो वहाँ पर सारे काम ये खुद संभालेगा। तो ये था आपका न्यूक्लियस के बारे में। इसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में और पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनेलीज, ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो अगली वीडियो में हम करेंगे। साइटोप्लाज्म बेटा किसी भी सेल के अंदर मेम्ब्रेन को और न्यूक्लियस को छोड़ के जितना भी सारा फ्लूइड फील्ड एरिया होता है वो भरा होता है साइटोप्लाज्म से। filled with jelly like matrix called the cytoplasm। साइटोप्लाज्म ग्राउंड मैट्रिक्स है, इसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स। मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज आर एनक्लोज बाय मेम्ब्रेन। देखो यूकैरियोट है ना, तो इसके अंदर लगभग हर एक ऑर्गेनेली जो है, सारे के सारे जो सेल के पार्ट हैं या सब सेलुलर पार्ट है, सबकी अपनी मेम्ब्रेन है, बट प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होता है। जानकारी रिपीटेड है। जिस बच्चे ने पिछली वीडियोस को ध्यान से सुना है या घर पे बुक को ध्यान से पढ़ा है वो डेफिनेटली क्वेश्चन को या इन जानकारियों को जानता होगा। केमिकली द साइटोप्लाज्म रिप्रेजेंट ए ट्रू सॉल्यूशन। इसके अंदर लगभग 70 to 85% वाटर है, कहीं कहीं पर ये 90 भी लिखा होता है, तो इस नंबर को लेके डाउट में कभी मत रहना, जो भी है अपने सामने उसको याद कर लो। तो याद रखो 80% तो मिनिमम है ही है, 80 से 90। द रिमेनिंग पार्ट इंक्लूड और क्या होगा, शुगर, मिनरल, विटामिन, न्यूक्लियोइड, आरएनए, मैनी एंजाइम वगैरह ये यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा और इसके जो फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं एक बार। साइटोप्लाज्मा इज अ सीट फॉर मैनी बायोकेमिकल मेटाबॉलिक प्रोसेस। नॉट ओनली मैनी, सारी ही बेटा, देखो सारे काम सेल के नहीं होते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसलेशन होता है, जो प्रोटीन बनते हैं डीएनए से, या फिर ग्लाइकोलाइसिस जब ग्लूकोज टूटता है, वो सारे काम साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्मा हमेशा मोशन में रहता ताकि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी रहें, आपस में घूमती रहें, और इस मूवमेंट को जो कि सर्कुलर वे में होती है इसको कहा जाता है साइक्लोसिस। स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइक्लोसिस। द सेलुलर ऑर्गेनेलीज विच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मा कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप। देखो क्योंकि न्यूक्लियस तो बड़ा था तो दिख गया था, लेकिन अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कुछ भी देखना है तो आपको एक हाई पावर माइक्रोस्कोप चाहिएगा, उससे ही आपको पता चलेगा। तो ये थी आज की वीडियो। इसको देखने के जस्ट आफ्टर मुझे मिलना, मतलब लाइव क्लास में, और हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। ऑर्गेनेलीज हम पढ़ेंगे कल वाली वीडियो में। एक वायरस का पार्ट, हाँ वायरस का पार्ट भी सुन लो एक बार जाते जाते। वायरस पैरासाइट होते हैं, ये किसी ना किसी होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके बगैर ये कुछ भी नहीं है। इनको ए सेलुलर कहा जाता है क्योंकि ये खुद अपने आप में सेल भी नहीं है, ना इनके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती। तो सिंपली सा एक डीएनए या आरएनए एक प्रोटीन कवर के अंदर होता है, उसको बोलते हैं वायरस। ये आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनेलीज डेड होते हैं, लेकिन इनसाइड द ऑर्गेनिज्म ये लिविंग होते हैं। और इनको आगे बढ़ने के लिए, मतलब कि ग्रो करने के लिए एक लिविंग बॉडी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो इस ये जो रिक्वायरमेंट मैंने लिखा है, इसके लिए एक वर्ड आएगा आगे, ऑब्लिगेट। तो वो बताना मुझे कहाँ पे आया, तो जब तक पढ़ो और सीखो।